मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पेपर 405 का यूनिट 2 क्वांटम मैकेनिक्स स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट टॉपिक इज वेव फंक्शन। वेव फंक्शन क्या है? वेव फंक्शन को हम साई इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। वेव फंक्शन इज अ क्वांटिटी विच इज एसोसिएटेड विथ क्वांटम मैकेनिक्स। वेव फंक्शन एक क्वांटिटी है जो क्वांटम मैकेनिक्स से कंसर्न्ड है। किसी एक बॉडी का वेव फंक्शन होता है। वेव फंक्शन हैज नो फिजिकल इंटरप्रिटेशन। द स्क्वायर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड evaluated at a particular place at a particular time is proportional to probability of finding the body at that time. अब साई का अपना कोई फिजिकल मीनिंग नहीं होता, लेकिन अगर आप इस साई का स्क्वायर करो, एब्सोल्यूट स्क्वायर, देन दिस इज प्रोपोर्शनल टू किसी भी जगह पे आप वेव फंक्शन का किसी भी जगह पे किसी भी टाइम पे एट अ पर्टिकुलर प्लेस एट अ पर्टिकुलर टाइम, अगर आप वेव फंक्शन का एब्सोल्यूट स्क्वायर करो साई स्क्वायर, देन इट इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ पार्टिकल एट दैट प्लेस एट दैट टाइम। तो साई स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू प्रोबेबिलिटी। साई का कोई फिजिकल मीनिंग नहीं होता, लेकिन आप उसका एब्सोल्यूट स्क्वायर करो साई स्क्वायर, देन इट्स proportional to the probability of finding that particle at that place at that time. The linear momentum, angular momentum and energy of body are other quantities that can be established from psi. Psi से आप linear momentum, angular momentum, energy, ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज़ को psi के फॉर्म में लिख सकते हो। Wave function are usually complex with both real and imaginary part. Wave functions are complex और उसमें real part भी होते हैं और imaginary parts भी होते हैं। Then wave function can be written as psi is equal to a plus b, a plus ib, जहाँ पे a आपका है real part और ib जो है वो आपका imaginary part. Probability however must be a positive real quantity. पर कभी आपने सुना है कि probability complex हो? मतलब प्रोबेबिलिटी जो है वो रियल होती है, पॉजिटिव और रियल, पॉजिटिव भी और रियल नंबर भी होती है। सो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी साई स्क्वायर फॉर कॉम्प्लेक्स साई इज देयरफॉर टेकन एज प्रोडक्ट ऑफ साई स्टार साई, वेयर साई स्टार इज द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ साई। अब हम एक नया फंक्शन स्टडी करते हैं, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मतलब क्या? साई स्टार इज द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट साई स्टार। व्हाट इज कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट साई स्टार? कोई भी फंक्शन हो आपके पास, उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करने के लिए क्या करोगे आप? जहाँ पे भी आपके पास आई हो उसकी जगह पे आप माइनस आई सब्सटीट्यूट कर दोगे तो आपका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बन जाएगा। मतलब ए यहाँ पे प्लस आई है, उसकी जगह पे माइनस आई लिख दो तो आपका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बन गया। तो कोई भी फंक्शन हो, उस फंक्शन का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कैसे निकालोगे? उस फंक्शन में जहाँ पे भी आई हो उसकी जगह पे माइनस आई सब्सटीट्यूट कर दो तो आपका ये फंक्शन बन जाएगा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। अब वेव फंक्शन और उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का मल्टी प्रोडक्ट जो है वो आपको क्या देगा? आपका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी साई स्टार। सो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी साई स्क्वायर इज साई स्टार साई, कुछ इस तरह से। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी साई स्क्वायर इज इक्वल टू साई स्टार साई। अब इस साई और साई स्टार की वैल्यू सब्सटीट्यूट करो यहाँ पे तो आपका कैसा इक्वेशन आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। Since psi star is proportional to probability density of finding the body described by psi, the integral of psi square over all space must be finite. The body must be somewhere after all. अब ये जो साई स्टार है वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है। प्रोबेबिलिटी मतलब कि मेरा पार्टिकल इस प्लेस पे है या नहीं, और फाइंडिंग अ बॉडी
ओवर सम स्पेस। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मीन्स कि मेरी बॉडी इस स्पेस में है कि नहीं है। तो अगर आप प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का इंटीग्रेशन लो -∞ टू +∞ में, मतलब कि पूरे इनफाइनाइट स्पेस में, मतलब हर जगह पे आप इसका इंटीग्रेशन लो साई स्क्वायर का, तो ये क्या दिखाएगा आपको? ये आपको दिखाएगा कि आपकी बॉडी की होने की प्रोबेबिलिटी क्या है पूरी जगह में, पूरे वर्ल्ड में, मतलब -∞ से +∞। कोई हमने पर्टिकुलर जगह नहीं ली। अगर ये प्रोबेबिलिटी ज़ीरो है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब कि दुनिया में कहीं भी ये पार्टिकल है ही नहीं, मतलब ये पार्टिकल हो ही नहीं सकता। अगर इसकी वैल्यू फाइनाइट है, मतलब ज़ीरो नहीं है, कुछ और फाइनाइट वैल्यू है, इसका मतलब कि आपका पार्टिकल कहीं तो है, क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी है, फाइनाइट है, तो आपका पार्टिकल कहीं तो है। लेकिन अगर इससे प्रोबेबिलिटी की वैल्यू ज़ीरो है, इसका मतलब आपका पार्टिकल कहीं नहीं है। सो दिस इंटीग्रल शुड नॉट बी ज़ीरो, ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन है -∞ टू +∞ साई स्क्वायर dv इज इक्वल टू ज़ीरो, इसका मतलब पार्टिकल एग्जिस्ट ही नहीं करता, कहीं है ही नहीं। अब नॉर्मलाइजेशन स्टडी करते हैं। अगर ये इंटीग्रल जो है, अगर इसकी वैल्यू 1 है, इससे हम नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन कहेंगे। अगर कोई हमारे पास वेव फंक्शन है साई, और वो इस इक्वेशन को फॉलो करता है कि इंटीग्रेशन -∞ टू +∞ साई स्क्वायर dv इज इक्वल टू 1, अगर इस इक्वेशन को वो फॉलो करता है तो हम साई को नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन कहेंगे। अब वेल बिहेव वेव फंक्शंस। अब वेव फंक्शंस की कुछ प्रॉपर्टी है। सम ऑफ देम आर, इट मस्ट बी कंटिन्यूअस एंड सिंगल वैल्यूड एवरीवेयर, मतलब अपने डोमेन में जो है अपने डोमेन में वेव फंक्शन कंटिन्यूअस भी होना चाहिए और सिंगल वैल्यूड भी होना चाहिए। इट्स डिफरेंट डेरिवेटिव शुड ऑल्सो बी कंटिन्यूअस एंड सिंगल वैल्यूड एवरीवेयर, मतलब del psi by del x, del psi by del y and del psi by del z should also be continuous and single valued everywhere. psi must be normalizable. psi ऐसा वेव फंक्शन होना चाहिए जिसको हम नॉर्मलाइज कर पाए, विच मीन्स दैट psi मस्ट गो टू ज़ीरो at x is equal to plus or minus infinity, y is equal to plus or minus infinity and z is equal to plus or minus infinity. तो जब आपका x, y और z की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाए तब आपका साई ज़ीरो होना चाहिए। अब इन तीन रूल्स को आप याद रखना। The wave equation, Schrodinger's equation, which is fundamental equation of quantum mechanics. In the same sense, the second law of motion is fundamental equation in Newtonian mechanics. अब जैसे आपको पता है कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स में, न्यूटन मैकेनिक्स में फंडामेंटल इक्वेशन क्या है? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, दैट इज F इज इक्वल टू dp by dt माइनस dp by dt। ये आपका, या फिर आप इसका तरह से लिखते हो F इज इक्वल टू ma, ये आपका फंडामेंटल इक्वेशन है न्यूटोनियन मैकेनिक्स में। उसी तरह से न्यूटोनियन मैकेनिक्स मतलब क्लासिकल मैकेनिक्स, तो क्लासिकल मैकेनिक्स में फंडामेंटल इक्वेशन क्या है? न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। उसी तरह से क्वांटम मैकेनिक्स में भी एक फंडामेंटल इक्वेशन है जिसे हम स्क्रोडिंजर इक्वेशन कहते हैं। व्हाट इज स्क्रोडिंजर इक्वेशन? स्क्रोडिंजर इक्वेशन इज अ वेव फंक्शन विथ वेरिएबल साई। स्क्रोडिंजर इक्वेशन एक वेव इक्वेशन है। It is a, what is Schrodinger equation? It's a wave equation with variable psi. अब स्क्रोडिंजर इक्वेशन स्टडी करने से पहले हम थोड़ा सा वेव इक्वेशन को याद कर लेते हैं। अब ये आपने सेकेंड सेमेस्टर में स्टडी किया है कि वेव की इक्वेशन कैसी होती है। कोई वेव ट्रैवल कर रही है एक्स डायरेक्शन में,
तो उसकी वेव इक्वेशन कैसी होगी? इट विल बी डेल स्क्वायर वाई बाय डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय वी स्क्वायर डेल स्क्वायर वाई बाय डेल टी स्क्वायर, वेयर वी इज द वेलोसिटी ऑफ प्रोपोगेशन, कि अपनी वेव किस वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही है। तो ये वेव इक्वेशन आपने स्टडी किया हुआ है अपने सेकेंड सेमेस्टर में। फिर हमने ये भी स्टडी किया है कि इस वेव इक्वेशन की उसका सॉल्यूशन कैसा होता है। सॉल्यूशन कुछ ऐसा होता है वेव इक्वेशन का, जिसमें ए आपका एम्पलीट्यूड है, ओमेगा आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और ये वी आपकी वेलोसिटी ऑफ प्रोपोगेशन है। और इसको अब आपको पता है ई रेस टू माइनस आई थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। तो अब हम इक्वेशन 5 को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये सब हमने किया हुआ है। और हमने पार्शियल डेरिवेटिव्स भी स्टडी किया है मैथमेटिक्स में। पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है? पार्शियल डेरिवेटिव के लिए आप एक फंक्शन एफ एक्स वाई कंसिडर करो। फंक्शन एफ एक्स वाई इज डिपेंडेंट ऑन एक्स एंड वाई। Now, if you want to find partial derivative of f with respect to x, which is written as del f by del x, अब नॉर्मल डेरिवेटिव जो एग्जैक्ट डेरिवेटिव है और पार्शियल डेरिवेटिव में फ़र्क है। क्या फ़र्क है? देखो, अब आपका फंक्शन अगर है f इज इक्वल टू वाई एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स वाई दोनों पे डिपेंडेंट है, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा? डी वाई बाई डी एक्स, सॉरी डी एफ बाई डी एक्स, नॉट डी वाई बाई डी एक्स। अगर f इस तरह से है तो डी एफ बाई डी एक्स क्या होगा? पहले तो आप x को एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट रखो और डी वाई बाई डी एक्स करो, प्लस फिर आप y को कांस्टेंट रखो और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन करो, तो आपका आंसर कुछ ऐसा आएगा, डी एफ बाई डी एक्स। आंसर विल बी समथिंग लाइक दिस, एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई टू एक्स वाई, मतलब कि एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू एक्स वाई स्क्वायर, ये आपका होगा डी एफ बाई डी एक्स। दिस इज योर डी एफ बाई डी एक्स। अब हमें डेल एफ बाई डेल एक्स फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे? डेल एफ बाई डेल एक्स फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे कि दूसरी क्वांटिटी को आप कांस्टेंट रखोगे। अब एफ डिपेंड्स ऑन एक्स वाई, तो अगर आपको डेल एफ बाई डेल एक्स करना है तो एक्स के अलावा कौन सी क्वांटिटी बची? वाई, तो वाई को कांस्टेंट रखो। सो डेल एफ बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन करो डी एफ बाई डी एक्स, बट वाई कांस्टेंट रखो, विच मीन्स कि अगर हमें डेल एफ बाई डेल एक्स करना है तो हम क्या करेंगे? वाई को कांस्टेंट रखेंगे और सिर्फ जो एक्स टर्म्स हैं उनका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, मतलब डेल बाई डेल एक्स ऑफ टू एक्स स्क्वायर, मतलब सॉरी एक्स स्क्वायर है ना यहाँ पे, विच इज़ टू एक्स वाई। तो देखा डी एफ बाई डी एक्स क्या था और डेल एफ बाई डेल एक्स क्या है। उसी तरह से अगर आपको डेल एफ बाई डेल वाई करना है तो क्या करोगे? डेल एफ बाई डेल वाई करना है तो वाई के अलावा जो भी टर्म है उसको कांस्टेंट रखो। तो वाई के अलावा कौन सी टर्म है इस इक्वेशन में? एक्स, तो एक्स को कांस्टेंट रखो, विच मीन्स डेल एफ बाई डेल वाई इक्वल टू वाई को सॉरी एक्स को हमने इस बार कांस्टेंट रखा, डेल एफ बाई डेल वाई मतलब एक्स को कांस्टेंट रखो और वाई का सिर्फ डिफ्रेंसिएशन करो। तो एक्स वाली टर्म को कांस्टेंट रखा, डेल वाई बाय डेल वाई, विच मीन्स दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सो ये मतलब है आपके पार्शियल डेरिवेटिव्स का।
उसी तरह से आप सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास डेल, देखो आपके, हमने अभी डेल एफ बाई डेल एक्स और डेल एफ बाई डेल वाई स्टडी किया। सो डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर क्या होता है, इसका सेकेंड डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव मतलब डेल एफ बाई डेल एक्स का डेरिवेटिव। अब डेल एफ बाई डेल एक्स क्या है, 2yx, तो इसकी जगह पे 2yx सब्सटीट्यूट करो। सो डेल बाई डेल एक्स ऑफ 2yx। अब यहाँ पे देखो डेल बाई डेल एक्स मतलब क्या, कि हमें y को कांस्टेंट रखना है और x को का डेरिवेटिव करना है। तो 2 कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, y भी कांस्टेंट रखना है वो भी बाहर आ जाएगा। डेल एक्स ऑफ डेल बाई डेल एक्स ऑफ x मतलब सिर्फ 2y बचेगा। देखो अब हमें अगर डेल स्क्वायर एफ बाई डेल वाई स्क्वायर करना है तो हम क्या करेंगे, डेल बाय डेल वाई ऑफ डेल एफ बाय डेल वाई। अब डेल एफ बाय डेल वाई है क्या है, एक्स स्क्वायर, सो डेल बाय डेल वाई ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखो डेरिवेटिव करने, पार्शियल डेरिवेशन करने के लिए हमें क्या करना होता है कि एक्स डेल बाय डेल वाई है, मतलब आप एक्स को कांस्टेंट रखो, कांस्टेंट मानो, और जो भी y वाली टर्म्स है उन्हें डिफ्रेंशिएट करो। अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर टर्म है, तो एक्स स्क्वायर तो कांस्टेंट है और y की तो कोई टर्म है ही नहीं, विच मीन्स दिस इज अ कांस्टेंट। और अगर ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। सो ये हमने फाइंड आउट किया। Now verify that equation 5.5 is a solution of wave equation. ये आप कर सकते हो, टेक इट एज अ होमवर्क। मैंने आपको पार्शियल डेरिवेटिव करना सिखाया, वो ही यूज करो आप, एंड डू दिस एज अ होमवर्क। नाउ let us study 5.3 स्क्रोडिंजर्स इक्वेशन टाइम डिपेंडेंट फॉर्म। अब हम स्क्रोडिंजर के टाइम डिपेंडेंट फॉर्म को स्टडी करेंगे। नाउ in quantum mechanics the wave function psi corresponds to the wave variable of y of wave motion in general. However, unlike y, psi itself is not a measurable quantity and therefore may be complex. तो अब क्वांटम मैकेनिक्स में psi किसको कॉरेस्पॉन्ड करता है, इस y को। यहाँ पे जो y है इसको कॉरेस्पॉन्ड करता है, लेकिन ये y क्या है, इस केस में y अपना मेजरेबल है। y क्या है अपने वेव इक्वेशन वाले केस में, डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट y, तो ये मेजरेबल है। लेकिन psi इट्स नॉट मेजरेबल, तो psi मेजरेबल नहीं है, विच मीन्स इट कैन बी कॉम्प्लेक्स ऑल्सो, इट कैन बी कॉम्प्लेक्स। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि उसे रियल होना चाहिए ताकि हम उसे मेजर कर पाए। सो psi इज कॉम्प्लेक्स। नाउ psi इज इक्वल टू a एक्सपोनेंशियल माइनस i ओमेगा माइनस, इस तरह से आप लिख सकते हो। मैंने जैसे कहा वेव फंक्शन psi वो अपने वेव इक्वेशन के वेरिएबल y को कॉरेस्पॉन्ड करता है, तो वो सेम इक्वेशन आप इस तरह से लिख सकते हो। अब ओमेगा की जगह पे 2 पाई न्यू मतलब 2 पाई, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, एंड v की जगह पे आप लैम्डा न्यू सब्सटीट्यूट करो, तो आपकी कुछ ऐसी इक्वेशन आएगी। नाउ यू नो दैट E is equal to h nu, that is equal, and h is equal, h cut is equal to h by 2 pi, मतलब कि यहाँ पे ले जाओ तो 2 pi h cut is equal to h, मतलब 2 pi h cut nu is equal to E। नाउ लैम्डा इज इक्वल टू h by p, ये आपको पता है,
और h इज इक्वल टू 2πh कट, ये हमने अभी देखा। तो लैम्डा इज इक्वल टू 2πh क्रॉस v एंड लैम्डा इज इक्वल टू 2πh क्रॉस बाय p। अब ये वैल्यूज़ को आप इधर एक्सपोनेंशियल के इसमें डालो तो आपका इक्वेशन कुछ ऐसा हो जाएगा, जिसे मैंने लिखा है इस तरह से, साई इज इक्वल टू ए एक्सपोनेंशियल माइनस ई बाई एच क्रॉस टी माइनस पी बाई एच क्रॉस एक्स। तो ये आपका, आप इस इक्वेशन को इस तरह से साई की इक्वेशन को लिख सकते हो, साई इज इक्वल टू ए एक्सपोनेंशियल माइनस आई एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस आई ई टी बाई एच क्रॉस माइनस पी एक्स बाई एच क्रॉस। अब आप क्या करो, साई को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डेरिवेटिव करो। मैंने आपको पार्शियल डेरिवेशन करना सिखाया। सो डेल साई बाई डेल एक्स इज इक्वल टू ए आई पी बाई एच क्रॉस एक्सपोनेंशियल माइनस आई इंटू ई एच क्रॉस टी माइनस पी एक्स बाई एच क्रॉस। अब इसका डेल साई बाई डेल एक्स का फिर से पार्शियल डेरिवेटिव करो विथ रिस्पेक्ट टू डेल एक्स, तो क्या आएगा, डेल साई स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए आई स्क्वायर पी स्क्वायर बाई एच क्रॉस स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस आई ई बाई एच क्रॉस टी माइनस पी बाई एच क्रॉस एक्स। अब ये देखो आप, ए इंटू एक्सपोनेंशियल वाली टर्म क्या है आपकी, ए इंटू एक्सपोनेंशियल वाली टर्म ये आपका फिर से साई है। सो ए और इस वाली टर्म की जगह पे आप साई सब्सटीट्यूट कर दो, और आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 तो यहाँ पे माइनस लगा दिया। सो आपका डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर क्या होगा, माइनस पी स्क्वायर बाई एच क्रॉस स्क्वायर साई। ये अब पी एच स्क्वायर को आप इस तरफ ले जाओ माइनस एच स्क्वायर को, तो आपकी इक्वेशन कुछ ऐसी हो जाएगी, पी स्क्वायर साई इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर एच कट स्क्वायर डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर। अब आप क्या करो कि ये जो आपका साई है उसका पार्शियल डेरिवेटिव करो विथ रिस्पेक्ट टू टी। विथ रिस्पेक्ट टू टी करोगे तो क्या आएगा, डेल साई बाई डेल टी इज इक्वल टू ए इंटू माइनस आई ई बाई एच कट इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस आई ई टी बाई एच क्रॉस माइनस पी एक्स बाई एच क्रॉस स्क्वायर। अब a इंटू ये एक्सपोनेंशियल वाली वैल्यू ये आपकी साई है, तो आपका डेल साई बाई डेल टी क्या हो जाएगा, माइनस आई ई एच सॉरी आपके पास डेल साई बाई डेल टी की इक्वेशन आ गई। सो डेल साई बाई डेल टी इज इक्वल टू आई ई बाई एच क्रॉस साई। डेल साई बाई डेल टी की वैल्यू आ गई। तो अब आप क्या करो कि ई साई को सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बनाओ, तो आपका ई साई इज इक्वल टू ई साई को सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बनाओ तो आपकी इक्वेशन कुछ ऐसी आएगी कि माइनस एच क्रॉस बाय आई डेल साई बाय डेल टी। आपकी इक्वेशन कुछ ऐसी आएगी। इस इक्वेशन में से आप ई साई को सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बनाओ। उसके बाद आपको पता है दैट आई इज इक्वल टू 1 - 1 बाय आई, मतलब आप इस -1/i की जगह पे आप i पुट कर सकते हो। सो आई एच क्रॉस डेल साई बाय डेल टी। तो आपकी ई साई की वैल्यू क्या आई, आई एच क्रॉस डेल साई बाय डेल टी। अब आपको पता है दैट टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी क्या है, पी स्क्वायर बाय 2m, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी क्या है अपनी पार्टिकल की, हम लेते हैं यू एक्स टी। सो नाउ इस पूरे इक्वेशन को आप साई से मल्टीप्लाई करो दोनों साइड, तो ई साई इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m साई इंटू यू साई। अब आपके पास ई साई की कुछ वैल्यू है, ये देखो ई साई की वैल्यू है, तो इधर इसकी जगह पे आई एच क्रॉस बाय डेल साई बाय डेल टी। और आपके पास पी स्क्वायर साई की भी वैल्यू है। पी स्क्वायर साई की वैल्यू क्या है, ये माइनस एच क्रॉस एच कट स्क्वायर डेल स्क्वायर साई बाय डेल टी स्क्वायर। इन ये दोनों वैल्यूज़ आप सब्सटीट्यूट करो तो आपका इक्वेशन कुछ ऐसा आ जाएगा।
आई एच क्रॉस डेल साई बाई डेल टी इज इक्वल टू माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस psi plus u psi. That is called your time dependent form of Schrodinger equations. ये आपका Schrodinger equation का time dependent form है. इन 3 डायमेंशन, अगर आप 3D की बात करो जिसमें x, y और z तीनों डायमेंशंस है, तो ये क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाई डेल वाई स्क्वायर एंड डेल स्क्वायर साई बाई डेल जेड स्क्वायर. तो यही इक्वेशन है, सिर्फ इसकी जगह तीनों कोऑर्डिनेट्स हमने यूज़ किए. तो ये आपका स्क्रोडिंजर इक्वेशन है इन टाइम डिपेंडेंट स्क्रोडिंजर इक्वेशन है इन 3 डायमेंशंस. एक्सपेक्टेड वैल्यूज, सॉरी एक्सपेक्टेशन वैल्यू. अब हम कैलकुलेट करेंगे expectation value of a position of a particle confined to x axis that is described by wave function psi xt. कोई पार्टिकल है जिसका वेव फंक्शन है psi xt, तो उसमें आप किसी एक पोजीशन x की एक्सपेक्टेशन वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करेंगे, कुछ इस तरह से. एक्सपेक्टेशन वैल्यू is equal to minus infinity to plus infinity x into psi square dx. तो ये आपकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू है. अब इफ साई इज अ नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन, अगर साई नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है तो इसकी वैल्यू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू 1 होगी. ये हमने आगे की थियोरी में स्टडी किया है. तो इस केस में आपकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या हो जाएगी पोजीशन की, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी x साई स्क्वायर डी एक्स. अब इस एक्सपेक्टेशन वैल्यू को कैलकुलेशन के लिए एक एग्जाम्पल देखो तो आपको अच्छे से समझ में आएगा. A particle is limited to x-axis has a wave function of psi is equal to ax. Wave function है psi is equal to ax between x is equal to 0 and x is equal to 1. psi is equal to 0. x is equal to 0 और x is equal to 1 के लिए psi 0 है. Find the probability that particle can be found between x is equal to 0.45 and x is equal to 0.55. हमें क्या फाइंड आउट करना है, प्रोबेबिलिटी कि आपका पार्टिकल 0.45 से 0.55 के बीच में है. अब प्रोबेबिलिटी हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, मैंने बताया था प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज साई स्टार. सो इन दोनों के बीच में, इन दोनों वैल्यू के बीच प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूँगी, इन दोनों के बीच इंटीग्रेट कर दूंगी. 0.45 से 0.55 साई स्क्वायर डी एक्स. अब साई स्क्वायर क्या है, साई क्या है अपना ए एक्स, तो साई स्क्वायर क्या होगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर. सो इसकी जगह पे ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर पुट करो, मतलब आपका कुछ ऐसा आएगा आंसर, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन 0.45 टू 0.55. अब ए स्क्वायर आपका कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर आएगा. और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स क्यूब बाई 3. अब ये वाली वैल्यूज़ पुट कर दो, 0.4 ये लिमिट्स पुट कर दो, तो आपका प्रोबेबिलिटी आएगा 0.0251 ए स्क्वायर. फाइंड द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ द पार्टिकल. अब हमें पार्टिकल की एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड आउट करनी है. एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ मतलब क्या, कि पूरी रेंज में आपको ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू है. अब यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी है, इसकी जगह पे हम 0 से 1 रखेंगे. क्यों, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया वेव फंक्शन साई इज इक्वल टू ए एक्स बिटवीन एक्स इज इक्वल टू 0 एंड 1. वेव फंक्शन साई की वैल्यू ए एक्स है जब एक्स की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है. जब एक्स की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है तब. लेकिन साई इज इक्वल टू 0 है एल्सवेयर, बाकी सब जगह साई इज इक्वल टू 0 है. तो साई की वैल्यू हमें मिल कहाँ रही है, सिर्फ 0 और 1 के बीच में, बाकी जगह पे साई की वैल्यू 0 है.
तो हम इस इंटीग्रेशन को माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की जगह पे 0 to 1 कर देंगे। अब साइज x हमारे पास है और साइज स्क्वायर की वैल्यू डालो। साइज स्क्वायर क्या है? ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो x इंटू एक्स स्क्वायर दैट इज एक्स क्यूब, और ए स्क्वायर जो है वो बाहर आएगा इंटीग्रेशन से क्योंकि वो कांस्टेंट है। एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर बाय 4। अब आप 0 to 1 ये जो लिमिट्स है वो डालो, तो आपकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू आएगी ए स्क्वायर बाय 4। इक्वेशन आर्टिकल 5.7 स्क्रोडिंजर इक्वेशन स्टेडी स्टेट फॉर्म। अब हम स्क्रोडिंजर इक्वेशन का एक फॉर्म स्टडी करेंगे, स्टेडी स्टेट फॉर्म। इससे आप टाइम इंडिपेंडेंट फॉर्म भी कह सकते हो। हमने इससे पहले जो फॉर्म स्टडी किया था वो टाइम डिपेंडेंट फॉर्म था। अब इस फॉर्म को आप टाइम इंडिपेंडेंट फॉर्म भी कह सकते हो। In many situations, potential energy of particle does not depend on time explicitly. The forces that act on it and hence you vary with positions of particle only. तो कई बार ऐसा भी होता है कि आपकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो टाइम पे एक्सप्लिसिटली डिपेंड ना करती हो। वो टाइम पे पोटेंशियल एनर्जी यू जो है वो टाइम पे एक्सप्लिसिटली डिपेंड ना करती हो और सिर्फ पोजीशन के साथ वेरी करती हो। तो आपका वेव फंक्शन कैसा हो जाएगा? वेव फंक्शन हमें पता है, उसकी वैल्यू कुछ ऐसी है, साई इज इक्वल एक्सपोनेंशियल माइनस आई ई बाय एच क्रॉस टी माइनस पी बाय एच क्रॉस एक्स। तो ये आपकी वेव फंक्शन की इक्वेशन है। ये हमने यहाँ पे देखी थी आगे थियरी में। इसी इक्वेशन को मैंने फिर से लिखा। यहाँ पे उसके बाद आप ई रेस टू एक्स प्लस वाई को किस तरह से लिख सकते हो? ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू वाई। तो ई रेस टू माइनस आई ई टी बाई एच क्रॉस माइनस पी एक्स बाई एच क्रॉस को आप कैसे लिख सकते हो? एक्सपोनेंशियल ए इंटू एक्सपोनेंशियल आई पी एक्स बाई एच क्रॉस एक्सपोनेंशियल माइनस आई ई टी बाई एच क्रॉस। आप इस तरह से लिख सकते हो इस इक्वेशन को। यहाँ पे टी है, ठीक है, ई के साथ टी है। अब ये देखो a इंटू एक्सपोनेंशियल आई पी एक्स बाई एच क्रॉस को मैं साई कहूँगी, ठीक है। तो अब इसको ये साई कहूँगी। अब इसमें देखो t की कोई टर्म नहीं है, तो ये वाला जो साई है वो t पे डिपेंड नहीं करता। तो आपका ये दिस साई इज इक्वल टू साई एक्सपोनेंशियल माइनस आई ई टी बाई एच क्रॉस। अब यहाँ पे आप बुक में देखो ये वाला ये भी साई है और ये भी साई है। तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या दिखाया है कि ये वाली जो वैल्यू है a इंटू एक्सपोनेंशियल आई पी एक्स बाई एच क्रॉस, उसको टेक्स्ट बुक में इस तरह से सिंपल साई लिखा है। और ये जो मेन वाला इक्वेशन है, मेन वेव फंक्शन, उसको बोल्ड में साई लिखा है। मतलब ये वाला जो इक्वेशन, ये वाला जो साई है ना, इसको हर जगह पे बोल्ड में लिखा है। तो कंफ्यूज मत होना कि ये भी साई है और वो भी साई है। तो डोंट जस्ट गेट कंफ्यूज, ओके। तो ये जो बोल्ड वाला साई है ना, इसको मैंने थोड़ा सा स्टाइलिश में लिखा है और इसको मैंने नॉर्मल साई की तरह लिखा है ताकि आपको समझ आए कि कौन सा साई विच साई इज विच वन। अब आपके पास ये जो साई है, इसको टाइम के साथ इसका डेरिवेटिव करो। टाइम के साथ डेरिवेटिव करोगे तो क्या ये आपका साई है, ये
इसका आप टाइम के साथ डेरिवेटिव करोगे तो क्या होगा, ये कांस्टेंट रहेगा टाइम के साथ, क्योंकि देखो इस साई में टाइम का कोई टर्म नहीं है तो वो कांस्टेंट रहा। और उसके बाद इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, माइनस आई ई बाई एच क्रॉस एक्सपोनेंशियल माइनस आई ई टी बाई एच क्रॉस। तो आपको डेल साई बाई डेल टी मिल गया। अब आप क्या करो, इसका पार्शियल डेरिवेटिव करो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वो भी ट्वाइस। तो आपका क्या आएगा, इस इक्वेशन का पार्शियल डेरिवेटिव करो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर। तो क्या आएगा, अब ये इस टर्म में देखो एक्स की कोई वैल्यू नहीं है तो एक्सपोनेंशियल माइनस आई ई टी बाई एच क्रॉस कॉन्स्टेंट आ जाएगा। एक्स की वैल्यू किस में है, इसमें है, देखो इस साई में एक्स की वैल्यू है ये, तो सिर्फ इसको हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। और डबल डिफ्रेंशिएशन किया है तो डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर, इस इक्वेशन को आप डबल 2 टाइम्स पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो आपका डेल साई बाई डेल टी और डेल एक्स स्क्वायर बाय डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर आ गया। अब आपके पास जो डेल साई बाई डेल टी और डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई, उससे आप पुट कर दो किस इक्वेशन में, टाइम डिपेंडेंट फॉर्म में। टाइम डिपेंडेंट फॉर्म मतलब ये वाला जो हमने आगे देखो इस फॉर्म में सब्सटीट्यूट करो। यहाँ पे डेल साई बाई डेल टी और डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर, ये इन वैल्यूज़ पे आप सब्सटीट्यूट कर दो, आपकी जो भी वैल्यूज़ आई अभी। डेल साई बाई डेल टी की जगह पे मैंने ये सब्सटीट्यूट किया, और जहाँ पे डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर है उसकी जगह पे मैंने ये सब्सटीट्यूट कर दिया। तो आपकी कुछ ऐसी इक्वेशन आएगी, ठीक है। फिर डिवाइडिंग थ्रू बाय कॉमन एक्सपोनेंशियल फैक्टर। अब तीनों टर्म्स में एक्सपोनेंशियल माइनस आई ई टी बाई एच क्रॉस है, देखो तीनों में है, तो हम तीनों में से डिवाइड कर देंगे तो आपकी इक्वेशन कुछ ऐसी हो जाएगी। ये इक्वेशन कैसे आया, ये इक्वेशन ऐसे आया कि हमने टाइम डिपेंडेंट फॉर्म जो 5.31 है इक्वेशन, उसमें हमने डेल साई बाई डेल टी और डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट की है 5.31 इक्वेशन में, तो आपकी ऐसी इक्वेशन आएगी। और फिर इसको मैंने डिवाइड किया एक्सपोनेंशियल माइनस आई ई टी बाई एच क्रॉस के साथ, तो हमारा कुछ ऐसा आंसर आया। नाउ दिस इज कॉल्ड द स्टेडी स्टेट फॉर्म ऑफ स्क्रोडिंजर इक्वेशन। इससे आप क्या कहेंगे, स्टेडी स्टेट फॉर्म या फिर टाइम इंडिपेंडेंट फॉर्म ऑफ स्क्रोडिंजर इक्वेशन। अगर हम 3D की बात करें इन 3 डायमेंशन, तो ये डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर के साथ डेल स्क्वायर साई बाय डेल वाई स्क्वायर और डेल स्क्वायर साई बाय डेल जेड स्क्वायर भी आ जाएगा। तो ये टाइम इंडिपेंडेंट फॉर्म है, मतलब स्टेडी स्टेट फॉर्म है स्क्रोडिंजर इक्वेशन का, लेकिन 3 डायमेंशन में। The value of En for which Schrodinger steady state equation can be solved are called eigenvalues, and the corresponding wave functions are called eigenfunctions. अब steady state function को आप steady state equation को जब आप solve करो तो जो आपको energy values मिले, energy की values मिलेंगी En, उससे आप eigenvalues कहोगे, और उस energy के corresponding जो आपको wave function मिला उसे आप eigenfunction कहोगे। हम इसे थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन होता क्या है। नाउ अगर आप किसी भी वेव फंक्शन पे, किसी भी वेव फंक्शन है, आपके पास कोई वेव फंक्शन है साई एन, उसके ऊपर आप एक ऑपरेटर ऑपरेट करो, ठीक है। ऑपरेट करने के बाद अगर आपको वही वेव फंक्शन फिर से मिलता है मल्टीप्लाइड बाय सम कांस्टेंट, तो ऐसी इक्वेशन को मैं ऐसे वेव फंक्शन को मैं आइगन वेव फंक्शन कहूँगी, आइगन
आइगन फंक्शन कहोगे। आइगन फंक्शन क्या होता है? अगर आप एक ऑपरेटर उस वेव फंक्शन पे ऑपरेट करें तो आपको आंसर में वो वेव फंक्शन फिर से मिलेगा मल्टीप्लाइड बाय सम कांस्टेंट। तो जी को आप आइगन वैल्यू कहोगे, साई एन को आप आइगन फंक्शन कहोगे और जी आपका ऑपरेटर है। आप एक एग्जांपल देखिए तो आप समझ जाओगे कि आइगन फंक्शन और आइगन वैल्यू क्या होता है। आइगन फंक्शन ऑफ ऑपरेटर डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर इज साई इज इक्वल टू ई रेज टू 2x। फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू। अब आप क्या करो कि आप ऑपरेटर जी क्या दिया हुआ है, डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो आप इस ऑपरेटर जी को साई पे ऑपरेट करो, विच मीन्स डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर को आप साई क्या है, एक्सपोनेंशियल 2x, तो डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर ऑफ एक्सपोनेंशियल 2x करो तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, 4 इंटू एक्सपोनेंशियल 2x, ऐसी वैल्यू आएगी। नाउ अब ये देखो ई रेस टू 2x क्या है, ये ई रेस टू 2x क्या है, साई। तो जी साई इज इक्वल टू साई और मल्टीप्लिकेशन में 4 है, मतलब कि आप अगर इस ऑपरेटर को साई पे ऑपरेट करते हो तो आपको फिर से आपका वेव फंक्शन साई मिलता है मल्टीप्लाइड बाय सम कांस्टेंट, ठीक है। विच मीन्स दैट this psi is the eigen function of my operator operator g क्या है, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, मतलब अपना psi इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल 2x इज कॉल्ड द आइगन फंक्शन ऑफ डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। और उसकी आइगन वैल्यू क्या है, मैंने क्या कहा था, जो जिस कांस्टेंट से आप मल्टीप्लाई करते हो वो आपका आइगन वैल्यू है। मतलब ये जो कांस्टेंट है जी एन, ये आपका आइगन वैल्यू है और साई एन आपका आइगन फंक्शन है। तो इस केस में आपकी आइगन वैल्यू क्या हुई, 4, आइगन वैल्यू इज 4। अब आप क्लासिकल मैकेनिक्स में आपके पास कुछ क्वांटिटीज होती थी, लीनियर मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी, पोजीशन, इन सब को हम ऑपरेटर के थ्रू क्वांटम मैकेनिक्स में किस तरह से डिनोट करेंगे। पोजीशन क्लासिकल में x से डिनोट होती थी, ऑपरेटर में भी x से होगी। लीनियर मोमेंटम क्लासिकल में p से होता था, क्वांटम मैकेनिक्स में -IH क्रॉस डेल बाय डेल x से होगा। पोटेंशियल एनर्जी क्लासिकल में ux थी, क्वांटम में भी ux होगी। टोटल एनर्जी E क्लासिकल में हम E से डिनोट करते थे, ऑपरेटर में IH क्रॉस डेल बाई डेल टी से करेंगे। नाउ काइनेटिक एनर्जी को कैसे करेंगे, काइनेटिक एनर्जी क्लासिकल में थी p स्क्वायर बाई 2m, ऑपरेटर में क्या होगा, आप क्या करो, p इज इक्वल टू ये -IH क्रॉस डेल बाई डेल एक्स, तो आप क्या करो कि p स्क्वायर बाई 2m, तो p स्क्वायर बाई 2m दैट इज -IH क्रॉस डेल बाई डेल एक्स नो स्क्वायर बाय 2m, मतलब -h क्रॉस बाय 2m डेल बाय डेल एक्स स्क्वायर। देखो ये आ गया, तो ये आपकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। उसके बाद हैमिल्टोनियन का आप क्या करोगे, हैमिल्टोनियन के लिए आप काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों ऑपरेटर को प्लस करोगे तो आपका हैमिल्टोनियन ऑपरेटर कुछ ऐसा आएगा। देखो काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर -h स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस u। अब स्क्रोडिंजर इक्वेशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं हैमिल्टोनियन के फॉर्म में, h psi n इज इक्वल टू e psi n, दैट इज दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ स्क्रोडिंजर इक्वेशन, h psi n इज इक्वल टू e psi n। अब आप देखो ये भी एक, इस इक्वेशन में अगर आप देखोगे इसको आप ऑपरेटर वाली इक्वेशन से कंपेयर करो, ये ऑपरेटर वाली इक्वेशन से, तो साई एन आपका
आइगन फंक्शन है किसका, h का। h क्या है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। सो यू कैन से दैट साई एन इज द वेव फंक्शन, सॉरी आइगन फंक्शन, साई एन आइगन फंक्शन। ऐसी आप अगर इस h ऑपरेटर को साई एन पे ऑपरेट करो तो आपको साई एन फिर से मिलेगा विथ सम कांस्टेंट ई एन, मतलब कि साई एन जो है वो आइगन फंक्शन है किसका, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर h का। तब आपकी आइगन फंक्शन साई एन, उसकी आइगन वैल्यू क्या मिल रही है आपको, ई एन। 5.8 पार्टिकल इन अ बॉक्स। पार्टिकल इन अ बॉक्स, आप एक स्क्वायर वेल पोटेंशियल अज्यूम करिए। आपका पार्टिकल जो है वो इस बॉक्स के, वन डायमेंशनल बॉक्स के अंदर ही हो सकता है, इससे बाहर नहीं जा सकता। क्यों, क्योंकि ये जो वॉल्स है ना, वॉल x इज इक्वल टू 0 पे है और दूसरी वॉल है x इज इक्वल टू l पे। इस वॉल का पोटेंशियल इनफाइनाइट है, इस वॉल का पोटेंशियल इनफाइनाइट है, मतलब जो पार्टिकल है वो अंदर मोशन कर सकता है लेकिन वॉल से बाहर नहीं जा सकता। सो पार्टिकल कैन बी हियर, कैन बी इनसाइड एनीवेयर, बट यहाँ पे बाहर नहीं हो सकता। तो जो मैंने अभी कहा उसको मैं बाउंड्री कंडीशन के फॉर्म में मैथमेटिकली ऐसे लिखूंगी। मैंने क्या कहा कि ये जो वॉल्स है इनकी पोटेंशियल u इनफाइनाइट है। मैं पोटेंशियल, तो बाउंड्री कंडीशन ux इज इक्वल टू, बाउंड्री कंडीशन क्या है, ux दैट इज योर पोटेंशियल एनर्जी, ux इज इक्वल टू 0 व्हेन पार्टिकल इज बिटवीन x एंड l। अब पार्टिकल अगर 0 से l के बीच में है, मतलब पोजीशन x इज बिटवीन 0 टू l, तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। पर पोटेंशियल एनर्जी ux इज इक्वल टू इनफाइनाइट व्हेन x इज लेस देन 0 एंड मोर देन l। मतलब अगर हम इस, मैंने क्या कहा था कि यहाँ पे आपका पार्टिकल नहीं हो सकता क्योंकि इसके बाद आपकी पोटेंशियल इन्फिनिटी है इस सरफेस पे, विच मीन्स potential ux is equal to infinite if in this region, that is x less than 0, and in this region also which is x more than l। तो इस तरह से आप बाउंड्री कंडीशन लिख सकते हो। अब नाउ फ्रॉम इक्वेशन 5.32, इक्वेशन 5.32 में देखो, अब ये इक्वेशन 5.32 में आपको पता है दैट 0 और l के बीच में अगर आपका पोजीशन x जो है वो 0 और l के बीच में है तो आपकी u पोटेंशियल एनर्जी 0 है। ये अभी हमने देखा पार्टिकल इन अ बॉक्स की कंडीशन में। तो इस इक्वेशन में u इज इक्वल टू 0 सब्सटीट्यूट करो तो ये आपकी इक्वेशन कैसी बनेगी, आपकी इक्वेशन कुछ ऐसी बनेगी। अब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कुछ ऐसा है, साई इज इक्वल टू a साइन अंडर रूट 2me बाई एच कट x प्लस b अंडर रूट b कॉस अंडर रूट 2me बाई एच कट x इज इक्वल टू a साइन के एक्स प्लस b कॉस के एक्स। अब k की जगह k इज इक्वल टू अंडर रूट 2me बाई एच क्रॉस स्क्वायर। तो आपका सॉल्यूशन का है साई इज इक्वल टू a साइन के एक्स प्लस b कॉस के एक्स। ठीक है, अब हमारी बाउंड्री कंडीशन क्या है, बाउंड्री कंडीशन है दैट साई इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू 0 एंड साई इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू l। मतलब आपकी मैंने क्या कहा था, आपका पार्टिकल अंदर एग्जिस्ट कर सकता है लेकिन वो इससे बाहर नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि आपका बाउंड्री पे पोटेंशियल इन्फिनिटी है। मतलब कि पार्टिकल का वेव फंक्शन अंदर हो सकता है लेकिन बाउंड्री पे या उससे बाहर नहीं हो सकता। तो अगर आप बाउंड्री की एक बाउंड्री कहाँ पे है, x इज इक्वल टू 0 पे, तो x इज इक्वल टू 0 पे आपका पार्टिकल नहीं हो सकता। पार्टिकल नहीं है मतलब कोई वेव फंक्शन नहीं है, मतलब कि x इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल नहीं है तो वेव फंक्शन भी नहीं है। सो साई इज इक्वल टू 0, x एट x इज इक्वल टू 0, साई इज इक्वल टू 0। देखो
एट एक्स इज इक्वल टू 0 साई इज इक्वल टू 0। उसी तरह से दूसरी बाउंड्री कहाँ पे है, यहाँ पे। अब इस बाउंड्री वॉल पे भी, यहाँ पे भी पार्टिकल नहीं हो सकता, मतलब एट एक्स इज इक्वल टू एल भी पार्टिकल नहीं हो सकता, मतलब साई इज इक्वल टू 0। सो एट साई इज इक्वल टू 0 एट एक्स इज इक्वल टू एल। नाउ अब आप इस इक्वेशन में साई इज इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स में ये वैल्यू लगाओ कि साई इज इक्वल टू 0 एट एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब कि ए साई की जगह पे 0 सब्सटीट्यूट करो और जहाँ पे एक्स है उसकी जगह पे भी 0 सब्सटीट्यूट करो, तो आपकी इक्वेशन कुछ ऐसी आएगी, ए 0 इज इक्वल टू ए साइन के 0 प्लस बी कॉस के इंटू 0। अब ये क्या होगा, 0 इज इक्वल टू साइन ऑफ 0 क्या होता है, 0, तो 0 इज इक्वल टू 0 प्लस कॉस 0 क्या होता है 1, मतलब 0 इज इक्वल टू 0 प्लस बी, माने b इज इक्वल टू 0। तो आपका ये टर्म चला जाएगा, ये b इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो ये पूरी टर्म चली जाएगी। अब तो आपका साई कैसा बचेगा, साई इज इक्वल टू ए साइन के एक्स, इतना ही बचेगा। देखो सिर्फ ये टर्म 0 हो जाएगी, तो टर्म बचेगा क्या, सिर्फ ये। सो साई इज इक्वल टू ए साइन के एक्स। अब ए साइन के एक्स, उस पर आप ऐसा इक्वेशन है, साई इज इक्वल टू ए साइन के एक्स। अब इसमें आप क्या करो, ये वाली टर्म, ये वाली कंडीशन लगाओ, साई इज इक्वल टू 0 एट एक्स इज इक्वल टू एल, तो साई की जगह पे 0 और जहाँ पे एक्स है उसकी जगह पे एल पुट करो, तो आपकी इक्वेशन कुछ ऐसी आ जाएगी। साई की जगह पे मैंने 0 पुट किया, यहाँ पे साई की जगह 0 पुट किया और इस एक्स की जगह पे मैंने एल पुट कर दिया, तो आपका ये इक्वेशन कुछ ऐसा आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू ए साइन के एल। अब आपका इक्वेशन आपका साइन 0 कब होता है, साइन पाई इज इक्वल टू 0, साइन 2 पाई इज इक्वल टू 0, साइन 3 पाई इज इक्वल टू 0। तो उस तरह से हम कह सकते हैं कि साइन n पाई इज इक्वल टू 0, ये तो नॉर्मल मैथमेटिक्स है। सो 0 की जगह हमने साइन n पाई लिख दिया, सो साइन n पाई इज इक्वल टू ए साइन के एल, विच मीन्स साइन की वैल्यूज कंपेयर करो तो n पाई इज इक्वल टू के एल। सो ये आपने लिखा n पाई इज इक्वल टू के एल। अब k की जगह आप वो वैल्यू डाल दो, √2me बाय h क्रॉस। उसके बाद हाँ, तो ऐसी इक्वेशन आएगी। देखा मैंने इस इक्वेशन में k की जगह पे √2me बाय h क्रॉस स्क्वायर डाल दिया, तो आपकी वैल्यू कुछ ऐसी आ गई। अब आप ई को सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बनाओ, तो आपकी ई एन की वैल्यू क्या आएगी, कुछ इस तरह से। ई को आप सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बनाओ इसमें से, तो आपकी वैल्यू आएगी n स्क्वायर पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर बाय 2ml स्क्वायर। अब ई को आपको पता है ई एन को हम एनर्जी आइगन वैल्यूज कहते हैं। So these are the energy eigen values of your particle in a box। अब हमने En मिल गया, अब हमें वेव फंक्शन आइगन वैल्यू मिल गई हमें, अब हमें आइगन फंक्शन फाइंड आउट करना है। अब हमें पता है साई इज इक्वल टू ए साइन के एक्स, ठीक है। तो अब उसको मैं लिखती हूँ, साई एन इज इक्वल टू ए साइन के एक्स। अब k की वैल्यू क्या है, k की वैल्यू है √2me बाय h क्रॉस, तो वो वैल्यू हमने सब्सटीट्यूट की। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साई इज इक्वल टू ए साइन के एक्स, ठीक है। और हमने ऊपर देखा था कि के एल इज इक्वल टू एन पाई, ये हमने डिराइव किया था, ठीक है। इसका मतलब क्या कि k इज इक्वल टू एन पाई बाय एल, ये हमने ऊपर डिराइव किया हुआ है। सो k इज इक्वल टू एन पाई बाय एल, मतलब साई
ए साइन के की जगह पे ए साइन एन पाई बाय एल इंटू एक्स. सो साइन एन पाई एक्स बाय एल. सो साई इज इक्वल टू ए साइन एन पाई एक्स बाय एल. ये आपकी साई की इक्वेशन हो गई. अब ये आपका आइगन फंक्शन हुआ, ये आपका वेव फंक्शन हुआ. अब इसमें से मुझे कांस्टेंट ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, उसके लिए मैं नॉर्मलाइजेशन करूँगी. इस वेव फंक्शन का नॉर्मलाइजेशन करूँगी. नॉर्मलाइजेशन कैसे करते हैं हम? इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, वो वेव फंक्शन का स्क्वायर इंटू डी एक्स. तो वही किया मैंने, देखो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई एन स्क्वायर डी एक्स. तो नॉर्मलाइजेशन में क्या करते हैं, इस वैल्यू को हम 1 बनाते हैं. मतलब माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई एन स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1. तो ये होता है नॉर्मलाइजेशन. ठीक है, तो ये कंडीशन है नॉर्मलाइजेशन की, हमने ये स्टडी की हुई है. तो अब साई एन की वैल्यू पुट कर दो. हाँ, सबसे पहले तो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी लिमिट है, इसकी जगह पे हम 0 to L लिमिट रखेंगे. क्यों? क्योंकि आपका पार्टिकल जो है वो इसी पार्टिकल के मतलब बॉक्स के अंदर ही हो सकता है. मतलब 0 और L के बीच में ही हो सकता है. तो मैंने माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी की जगह पे आपकी कंडीशन 0 to L कर दी. अब साई एन स्क्वायर की जगह पे, अब साई एन की वैल्यू क्या है, ए साइन एन पाई एक्स बाई एल. तो साई एन स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एन पाई एक्स बाई एल. सो साई एन स्क्वायर की जगह पे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एन पाई एक्स बाई एल. तो ए स्क्वायर आपका कांस्टेंट है, इसलिए इंटीग्रेशन से बाहर आया. अब ये तो सिंपल मैथमेटिकल आप इंटीग्रेशन करोगे साइन स्क्वायर एन पाई एक्स बाई एल का, तो आपका इंटीग्रेशन आएगा कुछ ऐसा, 1/2 x माइनस एल बाई 2 एन पाई साइन 2 एन पाई एक्स बाई एल. और फिर आप क्या करो, वैल्यूज़ एक ये जो एंड वैल्यूज़ हैं 0 एंड एल, ये पुट कर दो आप x की जगह पे. तो आपका क्या आएगा आंसर, ए स्क्वायर एल बाई 2. सो इसकी वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर एल बाई 2. नाउ हमें करना क्या है, हमें नॉर्मलाइजेशन करना है. मतलब कि माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई एन स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1. मतलब ये इसकी जो वैल्यू है उसे हमें 1 से इक्वेट करना है. मतलब दिस विल बी इक्वल टू 1. सो ए स्क्वायर एल बाई 2 इक्वल टू 1. नाउ ए स्क्वायर एल बाई 2 इक्वल टू 1. मतलब ए विल बी इक्वल टू, ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 बाई एल, ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 बाई एल. तो ए विल बी इक्वल टू अंडर रूट 2 बाई एल. तो अब आपको ए की वैल्यू मिल गई. अब ये ए की वैल्यू है उसे आप पुट कर दो यहाँ पे. तो आपका ये इक्वेशन कैसा हो जाएगा, साई एन इज इक्वल टू अंडर रूट 2 बाई एल साइन एन पाई एक्स बाई एल. सो आपका पार्टिकल इन अ बॉक्स का वेव फंक्शन हुआ साई एन इज इक्वल टू अंडर रूट 2 बाई एल साइन एन पाई एक्स बाई एल. तो आपको वेव फंक्शन और एनर्जी दोनों मिल गए पार्टिकल इन अ बॉक्स के लिए. Next topic is photons as particles, the Compton effect. The Compton effect gives evidence of the corpuscular nature of radiation. Compton effect क्या दिखाता है कि आपका जो रेडिएशन है वो रेडिएशन का पार्टिकल नेचर दिखाता है. What does Compton effect shows? It shows that our radiation also has a particle nature. अब आपको पता है दैट एक आपका इलेक्ट्रॉन है एट रेस्ट,
उसके ऊपर अगर आपका कोई रेडिएशन इंसिडेंट होता है, कोई वेव इंसिडेंट होती है, तो क्या होगा कि आपका जो वेव है वो स्कैटर हो जाएगी। तो अब उस वेव को एक फोटोन के तरीके से अज्यूम करिए कि वेव लाइट वेव इज नथिंग बट अ फोटोन ऑफ सम एनर्जी। तो आप कंसिडर करो कि आपके इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक फोटोन आ रहा है, तो क्या होगा कि फोटोन अपनी थोड़ी सी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को देगा और इलेक्ट्रॉन रिकॉइल करेगा, और फोटोन अपनी थोड़ी सी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे देगा तो उसकी एनर्जी थोड़ी कम हो जाएगी और वो किसी और डायरेक्शन में स्कैटर हो जाएगा। फोटोन का की एनर्जी, फोटोन, ये जो फोटोन आ रहा है इंसिडेंट फोटोन, उसका मोमेंटम है h कट k नॉट। आपको पता है p इज इक्वल टू h कट k, यू नो दिस। सो अपने इंसिडेंट पार्टिकल के मोमेंटम को मैं h कट k नॉट कहूँगी, और अब ये भी आपको पता है E इज इक्वल टू p इंटू सी। तो आपका फोटोन का एनर्जी है h कट k नॉट सी। आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो रेस्ट पे है, मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी तो नहीं है लेकिन उसकी रेस्ट मास एनर्जी mc² है। तो mc² क्या है? इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी। आपका जो इलेक्ट्रॉन रिकॉइल हुआ उसका मोमेंटम है E, और इलेक्ट्रॉन का एनर्जी है कैपिटल E। जो आपका रिकॉइल इलेक्ट्रॉन है, मतलब इलेक्ट्रॉन फोटोन इंसिडेंट होने के बाद जो इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है उसका, जो स्कैटर्ड फोटोन है, स्कैटर्ड फोटोन, उसका मोमेंटम है h कट के, और तो उसकी एनर्जी कैसी होगी? h कट सी। तो अब आप क्या करो कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओ। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहती है कि कोलिजन से पहले और बाद में एनर्जी सेम रहेगी। तो कोलिजन से पहले एनर्जी कितनी है? एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन प्लस एनर्जी, रेस्ट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोलिजन से पहले तो ये सीन है, तो h कट k नॉट सी प्लस mc² इज इक्वल टू कोलिजन के बाद एनर्जी कितनी है? रिकॉइल इलेक्ट्रॉन की एनर्जी प्लस स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी, मतलब कि रिकॉइल इलेक्ट्रॉन की एनर्जी E और स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी E प्लस h कट के सी। तो आपका इक्वेशन कुछ ऐसा बन जाएगा। तो मैंने यही चीज़ लिखी है, देखो h कट सी के नॉट प्लस mc² इज इक्वल टू h कट सी के प्लस E। अब h कट सी के को इस तरफ ले आओ और mc² को इस तरफ ले आओ, तो आपकी इक्वेशन कुछ इस तरह से ऐसी बनेगी। अब ये आप रिलेटिविटी में स्टडी करेंगे दैट रिलेटिविस्टिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज E² इज इक्वल टू m² c4 प्लस p² c²। ये आपको रिलेटिविटी में ये इक्वेशन आएगी डिराइव करने को, तब आपकी इक्वेशन ओके। अब हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से ये वाली इक्वेशन डिराइव कर ली। उसके बाद इसको आप स्क्वायर कर दो, दोनों साइड स्क्वायर करके आपकी कुछ ऐसी इक्वेशन आएगी ना। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद मोमेंटम सेम रहना चाहिए। तो कोलिजन से पहले फोटोन का मोमेंटम क्या है? इंसिडेंट फोटोन का मोमेंटम h कट k0, और इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे है तो इसका मोमेंटम तो कुछ है ही नहीं। उसके बाद कोलिजन के बाद मोमेंटम क्या होगा? रिकॉइल इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम प्लस स्कैटर्ड फोटोन का मोमेंटम, मतलब रिकॉइल इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम p प्लस स्कैटर्ड फोटोन का मोमेंटम h कट के। तो h k0 इज इक्वल टू p प्लस h कट के, ऐसी आपकी इक्वेशन आएगी। अब आप h कट के को इस तरफ ले जाओ तो आपकी इक्वेशन कुछ ऐसी है। इसको आप स्क्वायर करो, स्क्वायर करोगे तो आपको कुछ ऐसी इक्वेशन मिलेगी। और अब इस p² की जगह पे यहाँ से p² की वैल्यू ले लो। इस इक्वेशन में आपको p² की वैल्यू मिलेगी, वो वैल्यू आप कंसिडर करो। इक्वेशन 2.1 में आप p को सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बनाओ, p को सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बनाओ।
तो आपको पी स्क्वायर की कुछ वैल्यू मिलेगी, उस पी स्क्वायर की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। अब इन दोनों का डिफरेंस लो, इक्वेशन 2.3 और इक्वेशन 2.5 का अगर आप डिफरेंस लोगे तो आपका इक्वेशन कुछ ऐसा आएगा, इक्वेशन 2.3 माइनस इक्वेशन 2.5, ऐसा करोगे तो आपका कुछ ऐसा इक्वेशन आएगा। अब इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में ये जो e माइनस एम सी स्क्वायर है उसकी जगह पे आप ये वैल्यू पुट कर दो, e माइनस एम सी स्क्वायर ये है, उसकी जगह पे ऊपर जो दिखाई वो वैल्यू पुट कर दो, तो आपका कुछ ऐसा इक्वेशन आएगा। अब आपको पता है दैट k ज़ीरो इज इक्वल टू 2π/λ0 और k इज इक्वल टू 2π/λ, तो k ज़ीरो और k की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। इस पूरे इक्वेशन को k0/k से डिवाइड कर दो, k0/k, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है इसलिए cos थीटा आएगा, वो मत भूलना। तो आपकी इक्वेशन कुछ ऐसी आएगी। उसके बाद k और k0 जैसे मैंने कहा उसकी जगह पे 2π/λ0 और 2π/λ सब्सटीट्यूट करो, तो आपकी कुछ ऐसी इक्वेशन आएगी। सो ये आपकी लैम्डा माइनस लैम्डा ज़ीरो की वैल्यू आ जाएगी। अब लैम्डा की वैल्यू मिल गई तो आपको लैम्डा और सी के बीच का रिलेशन पता है, दैट म्यू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। तो आप लैम्डा की जगह न्यू की लैम्डा इज इक्वल टू सी बाय न्यू ये पुट कर दोगे आप इसमें, तो आपको स्कैटर्ड फोटोन की फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। ये था आपका कॉम्पटन इफेक्ट। ये सारे लॉन्ग क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस आपके होमवर्क में है।